बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। तालिबान और हुकूमत की कमेटियां बाहम शीरो शक्कर रहीं, मगर सवाल बाहमी बदइतिमादी का ही था, वो ही रहा। हुकूमत ने तालिबान से वजाहत मांगी और उन्होंने जमानत। पेशावर धमाकों की जिम्मेदारी मकामी तालिबान कमांडर मेजर मस्तगुल ने कबूल कर ली। इस एतराफ के बावजूद मुज़ाकरात करना कम अज कम हुकूमती नेकनीयती की इंतहा है। हामिद करजई की तालिबान से खुफिया डील अमेरिका को वक्त से पहले ही अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला पर मजबूर कर सकती है। अमेरिकी परेशान है कि हाथ हो गया। परवेज मुशर्रफ साहब के वकला अपने हुनर के मोजज़े ना दिखा पाए तो साबिक सदर को अदालत में पेश होना पड़ेगा। रास्ते कम पड़ते जा रहे हैं। अमन सलामती से महरूम खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन आज भी जरखेज है। आंखों से महरूम नौजवान कमालात दिखा रहा है, हैरान रह जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के राब्ताकारों का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में हो गया है। ये कहां पेशरफ्त है जिससे पहली बार अवाम को भी आगाह किया गया है। 4 घंटे की तवील नशिस्त इब्तदाई थी जिसमें एक दूसरे के दायरा कार और इख्तियार और हैसियत के बारे में सवालात के तबादले हुए। मुलाकात अच्छे माहौल में हुई, तहम इससे कबल दोनों तरफ के वफ्द एक दूसरे की हैसियत को भाव देने को तैयार न थे। हुकूमत तालिबान को एक गिरोह तो तस्लीम करती है लेकिन रियासत नहीं, इसलिए उनके किसी दफ्तर में जाकर तालिबान की मुसल्लिमा रियासती हैसियत पर मोहर तस्दीक सब करने से गुरेजा थी। तालिबान के नामजद करदा राब्ताकार हुकूमत की बालादस्ती को उसी तरह मानने से इनकारी हैं जिस तरह खुद तालिबान, इसलिए किसी ऐसे मकाम पर वो बैठने को तैयार नहीं थे जो रियासत की हाकमियत का मजहर हो। इसलिए तालिबान के राब्ताकारों ने वज़ीर आज़म हाउस जाने से इनकार किया, लेकिन ये दिल के बहमे हैं, वसवसे हैं। जरूरत जब दोनों तरफ की हो तो बातचीत और मुलाकातें जलते अंगारों पर हो जाया करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की किरण फूटी है। आज की मुलाकात मुस्बत रही, मगर मुलाकात का हासिल वसूल सिर्फ यह है कि हुकूमत यानी पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत जिसका सरबरा वज़ीर आज़म है, जिसकी एक फौज है और बाकायदा इंतजामी निज़ाम इंसराम है, ने कुछ पैगाम तालिबान के नाम जारी किए हैं जो उसके राब्ताकारों ने तालिबान तक पहुंचाने के लिए उनके मुतय्यन करदा राब्ताकारों के हवाले कर दिए हैं। ये पैगाम दोनों राब्ताकार वफूद की मुलाकात के बाद पढ़कर सुनाए गए। पहला पैगाम 2 टोक है कि जो भी बातचीत होगी वो पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर रहकर होगी, यानी तालिबान की अलहदा मुमलिकत, अलग निज़ाम हुकूमत, अलग निज़ाम इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं। जो भी मुतालबात होंगे वो आईने पाकिस्तान की दी हुई गुंजाइश के मुताबिक होंगे। हुकूमत ने तालिबान को पैगाम भिजवाया है कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान के शोरी ज़दा इलाकों तक किए जाएंगे, यानी जहां तालिबान इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं इलाकों पर बातचीत होगी। तालिबान पाकिस्तान के दीगर शहरों और वहां नाफिज कानून निज़ाम के मुतालिक कोई मुतालबा नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान का तीसरा पैगाम है कि जब तक मुज़ाकरात का अमल किसी किनारे नहीं लग जाता तालिबान अपनी कार्रवाइयों को बंद कर दें। हुकूमत ने यह भी पैगाम दिया है कि इसके राब्ताकारों को तालिबान के नुमाइंदों से बराह रास्त मिलने की सबील की जाए। और आखिर में हुकूमत ने साफ साफ कहा है कि इस मुज़ाकरात के अमल को मुख्तसर तरीन अरसे में मुकम्मल किया जाए। उधर से यानी तालिबान के नामजद करदा राब्ताकार वफ्द ने हुकूमती राब्ताकारों के दायरे इख्तियार और मैंडेट पर भी सवाल उठाए हुए पूछा कि बताया जाए कि इन राब्ताकारों के पास तालिबान के मुतालबात मनवाने का इख्तियार किस कदर है। तालिबान के राब्ताकारों का दूसरा मुतालबा है कि उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और DGISI से करवाई जाए ताकि वो तालिबान को बता सकेंगे हुकूमत के आला ओहदेदार मुज़ाकरात के सिलसिले में किस कदर पुरखुलूस है। तालिबान के राब्ताकार तकाजा करते हैं कि मुज़ाकराती अमल के दौरान सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि किसी भी तरफ से ऐसी कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए जो मुज़ाकराती अमल को सैबोटाज कर दे। आज होने वाली इस पेशरफ्त से सवाल कई उठते हैं, वो सारे सवाल बराह रास्त पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार जनाब मोहम्मद मालिक से पूछते हैं। मोहम्मद मालिक साहब, आज एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई कि मौलाना अब्दुल अजीज ने कहा कि चूंकि ये जो एलामिया है इसमें नुक्ता शामिल ही नहीं है कि निफाज शरीयत होगी, शरीयत का निफाज होगा, इसलिए वो अलहदा होने के बारे में सोच रहे हैं। अब क्या होगा? देखें, ये जब तक ऐसे लोग होंगे डेलीगेशन के अंदर जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो फिर यही बातें होंगी। हर कोई अपनी अपनी एक एक एजेंडा लेके भी साथ बैठा हुआ है और असल तो वही डायलॉग होगा जब ये पहला हमें रिएक्शन मिलेगा दूसरी साइड से। और ये जो बात हो रही थी आज उनके जो कोऑर्डिनेटर थे उनकी कमेटी के 9 मेंबर कमेटी के तालिबान के, उन्होंने कहा कि जी अब हम वहाँ पे लेके जाएंगे सारी बातचीत, हफ्ते के अंदर अंदर हम जवाब लेके आएंगे।
असल निगोशिएशन देखें उसामा, अभी प्री निगोशिएशन वाला माहौल है। मैं नहीं इस बात से एग्री करता कि निगोशिएशन शुरू हो गई हैं। अच्छा राउंड हुआ है, अच्छी डेवलपमेंट हुई है, अल्लाह करे इससे और बेहतरी हो, लेकिन निगोशिएशन अभी शुरू होनी है। अभी तो रूल्स ऑफ निगोशिएशन पे बहस हो रही है। जो ज़राए के हवाले से 2-3 चैनल्स में खबरें चली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि जिसमें एक सवाल ये उठा दे कि वो ये कह रहे हैं कि कालेदम का स्टेटस हमारा ख़त्म करें ताकि कल को कोई लीगल इशू ना हो। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी कंसेशन होगी जो इनिशियली ना देनी चाहिए, ना उसका अंदिया देना चाहिए। ये शुक्र है गवर्नमेंट की साइड से बड़ा क्लियर डिमांड आ गया है कि आप आइन के तहत बात करेंगे और उन शोरश ज़दा इलाकों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और थर्ड ये है कि आप दोनों तरफ से कार्रवाइयाँ बंद हों। मेरा ख्याल है दोनों तरफ से तो हो ही नहीं रही, अभी भी सिर्फ तालिबान की तरफ से ही हो रही हैं। इधर से तो जो थोड़ा बहुत डिफेंसिव मेजर्स हुई हैं, तो ये कहना कि दोनों तरफ से अमन तबाह हो रहा है वो गलत बात है। अमन सिर्फ एक तरफ से तबाह हो रहा है। तो मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी शर्त है और जो जिसको कहते हैं पुडिंग का टेस्ट होगा, वो पता लगेगा कि क्या ये कार्रवाइयाँ रोकते हैं या नहीं तालिबान, क्योंकि उन्होंने अभी तक एक प्रॉक्सी कमेटी बनाई है। अभी तक तालिबान का डायरेक्ट हमें कोई फीडबैक नहीं आया, वो बयानात आए हैं, सब कुछ आए। इन द मीन टाइम हम धमाके भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो अभी अच्छी शुरुआत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एकदम हुकूमती कमेटी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि क्या यही कमेटी होगी या जो शूरा की कमेटी बनाई है तालिबान ने उससे भी वो मिल सकेंगे? आपको लगता है वहां भी कोई डायरेक्ट राब्ता हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है डायरेक्ट राब्ता होगा जी। अगर डायरेक्ट राब्ते के बगैर तो बात ही नहीं चलेगी, बिकॉज जो इस वक्त लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके तो ख्यालात, उनके जो स्टांस है वो तो हम सबको पता है। जो तालिबान की भी स्टांस है वो भी हम सबको पता है। अब कल तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मौलाना समीउल हक साहब ने एक बड़ी मैं तो उसको मस्साखेज बात कहूंगा कि जी तालिबान पाकिस्तान के आइन के लिए लड़ रहे हैं। अब ये तो एक मजाक है। किसी ने कहा कि वो तो आइन को नहीं मानते, उनका जंग के माहौल में बातें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी क्लियर कट पोजीशन है। जो रियासत का मसला है, आपका मेरा मसला है, वो ये मसला नहीं है कि मौलाना समीउल हक साहब का क्या स्टैंड है या प्रोफेसर इब्राहिम साहब का क्या स्टैंड है। हमने देखना ही है कि तालिबान का लेटेस्ट स्टैंड क्या है और किस तरह वो करते हैं। वो तभी पता चलेगा जब ये नुकात उनके सामने रखे जाएंगे। ये बताइए कि अभी तक यही बात हो रही है, दोनों कमेटियां एक दूसरे से पूछ रही हैं कि आपका दायरा कार क्या है, और जब तक डायरेक्ट वो नेगोशिएशन में नहीं बैठेंगे, अब देख लीजिएगा, जब तक डायरेक्टली उनके लोग नहीं बैठेंगे, चाहे एक फर्द बैठे या दो बैठे, बिल्कुल जब तक डायरेक्ट नहीं बैठेंगे तब मुज़ाकरात असल शुरू होंगे, उससे पहले असल मुज़ाकरात नहीं होंगे। यानी दोनों कमेटियां हम ये कह सकते हैं उनके पास इख्तियार कोई नहीं है, कोई बात मनवा नहीं सकती, वो सिर्फ अपनी अपनी जो उनकी पार्टी है उसके सामने जाके रख सकती हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि आपका दायरा इख्तियार क्या है, आपका क्या है। मेरा ख्याल है जो बहुत बड़ा काम होगा दोनों कमेटीज का, अगर ये कर पाए, वो ये है कि रूल्स ऑफ निगोशिएशन सेट कर लें कि ये मुज़ाकरात किस पैराए में होंगे, किस बुनियादों में होंगे और क्या बात होगी। और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में कोई तब्दीली लाए बगैर बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो तालिबान की कमेटी है, जब तक उसमें तब्दीली नहीं आएगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिकॉज ये जो कमेटी है गवर्नमेंट की, जो हमारी सरकारी कमेटी है, इसके पास तो क्लियर डायरेक्शन आनी है ऊपर से कि ये आपने मानना है, ये आप नहीं मानना, और ये आइडेंटिफाइबल, इनको गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट दी हुई है। असल हमने देखना ये है कि जो दूसरी कमेटी है वो एक एडवांस ग्रुप है। वो जब आप जंग होती है ना, तो आपका एक ग्रुप पहले रैकी करने आता है, स्काउटिंग करता है, वो देखता है कहाँ किस तरह होगा। ये उनका स्काउटिंग ग्रुप है इस वक्त। जब तक वहां से डायरेक्ट लोग नहीं आएंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये कमेटीज की बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर ये सही रूल्स फ्रेम कर ले और रियासत जो सी है वो बुर्दबाजी से बढ़ते हुए नजर आए, ये ना नजर आए कि रियासत कमजोर होके अपील कर रही है। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि रियासत को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि उनको कालदम जाकर दूसरा स्टेटस खत्म कर दें, और रियासत को इस बात पर जरूर इंसिस्ट करना चाहिए कि उनको हथियार रख के बात करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि साथ गले। अभी तक जो नुकात तय हुए हैं, जो आप रूल्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने आए हैं, आपको लगता है ये तालिबान को कबूल होंगे? सिर्फ शोरीज़दा इलाकों तक मामलात हों, आइन को माना जाए, क्योंकि शायद वो यही चाहते हों कि पहले वो इलाके उनके हवाले हो जाएं, वहां वो शरीत नाफिज कर लें, फिर उससे बाहर निकलें। आपको लगता है तालिबान ये शराइत मान लेंगे, आइन वाली दीगर शराइत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज को जो उन्होंने कहा कि उन इलाकों के बारे में बात हो, उसको हम ये समझें कि हुकूमत ने ये कह दिया है कि ये इलाके हम उनके हवाले कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है जिस तरह देखें, जिस तरह आपको याद है सूफी मोहम्मद का हुआ था, तो एक खास इलाके में एक खास तरीका गवर्नेंस और शरीयत की बात शुरू हो गई। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट शुरू में यह चाहती है
कि चले हम इस बात पे देख सकते हैं कि जो वहाँ के ट्राइबल कस्टम्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो चीज़ें, उन रिवाज के मुताबिक हम क्या चीज़ें ला सकते हैं। मगर एक बात याद रखिए, ये जो तालिबान है ये हमारे कबायली अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इन्होंने उन कबायलियों को भी टेक ओवर किया हुआ है ताकत और जोर के, जबरदस्ती के जोर पर। तो इसलिए ये लाइन ड्रॉ करनी बड़ी जरूरी है कि जब आप तालिबान से बात कर रहे हैं तो प्लीज इस कंफ्यूजन में लोगों को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि आप हमारे कबायली अवाम से बात नहीं कर रहे। भले ये कबायली हैं इनमें से बहुत ज्यादा, लेकिन ये कबायली ट्राइब्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये एक ताकत और ग्रोह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ ताकत के बल पर अपना एक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब ज़ियाकार। उनका कहना है कि असल मुज़ाकरा तब शुरू होंगे जब तालिबान का कोई नुमाइंदा सामने आएगा, और अभी तक जो पहला राउंड रहा है इन मुज़ाकरात का कह लें या उससे पहले, वो तो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन देखना ये होगा, जो बात कही जा रही है कि आइन की हुदूद में अंदर रहकर होंगे मुज़ाकरात, वो तालिबान को कबूल होते हैं नहीं, क्योंकि वो अपनी तर्ज की शरीयत, अपनी सोच की शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। देखते हैं इस बारे में उनकी तरफ से क्या पैगाम आता है, क्योंकि जल्दी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना होगा। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। हामिद करजई की तालिबान से खुफिया डील अमेरिका को वक्त से पहले ही अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला पर मजबूर कर सकती है। अमेरिकी परेशान है कि हाथ हो गया। यूं अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के इनखला का वक्त करीब आ रहा है। अफगान सदर हामिद करजई की अमेरिका से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अमेरिकी सदर अफगानिस्तान से फौजों के मुकम्मल इनखला की तजवीज पर गौर कर रहे हैं। फैसला यह करना है कि 2014 में अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला किया जाए या 2017 में। अमेरिकी इंतजामिया 2014 में ही मुकम्मल इनखला करने पर गौर कर रही है। इस मुकम्मल इनखला को जीरो ऑप्शन का नाम दिया गया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक पेंटागन को भी मुकम्मल इनखला पर कोई एतराज नहीं। दूसरी तरफ दो अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन और लिंडसे ग्राहम का दावा है कि अमेरिका के मुकम्मल इनखला के फैसले ने ही हामिद करजई को तालिबान से खुफिया मुज़ाकरात पर मजबूर किया है। अमेरिका को हामिद करजई के तालिबान से राब्तों पर तशवीश है। वो व्हाइट हाउस की जानिब से इस बात की तरदीद की गई है, मगर हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में करजई हुकूमत काबुल तक ही महदूद है, जबकि बाकी अफगानिस्तान पर तालिबान गैर एलानिया तौर पर काबिज हैं। अगर अमेरिका अफगानिस्तान से सारी फौज वापस बुलाता है तो ऐसे में अफगान सदर को अपने मुस्तकबिल की फिक्र लाहक होना फितरी अमर है, जिसे सदर करजई तालिबान से मुज़ाकरात करके महफूज बनाने की कोशिश में है। व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना है कि इस साल के आखिर तक अमेरिका अपना मिशन मुकम्मल करके अफगानिस्तान से चला जाएगा। 2014 के बाद 10,000 अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में रुकेंगे या नहीं, इसका इन्हिसार अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले सिक्योरिटी मुआहदे पर है। अफगान लोया जरगा से सिक्योरिटी मुआहदे की मंजूरी के बावजूद सदर करजई ने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। उनका मुतालबा है कि जब तक अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात के अमली इक़दाम नहीं करता, वो मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। सवाल यह है, तालिबान से खुफिया मुज़ाकरात करके अफगान सदर अमेरिका से हाथ कर रहे हैं या फिर मुकम्मल इनकलाब की शक्ल में अमेरिका अपनी जान छुड़ाना चाहता है? इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड तलत मसूद। तलत मसूद साहब, क्या वाकई हामिद करजई अमेरिका से भी हाथ कर रहे हैं और खुफिया डील करने जा रहे हैं तालिबान से? जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो खुफिया डील क्या, वो अमेरिकन को तो मेरे ख्याल में इसका पूरा इल्म है कि वो तालिबान से बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ख़ुद जो अफ़गान तालिबान हैं, क्या उनका मकसद क्या है? क्या ये कारज़ाई से इस वजह से बात कर रहे हैं कि उनको शय दी जाए कि वो अगर हमसे बात करते हैं और एक किस्म से ये इंदिया दें वो कि हम आपसे कोई मुआहदा कर लेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि आप ये BSA जो है यानी बायलैटरल सिक्योरिटी जो मुआहदा है, ये आप ना उनसे अमेरिकन से करें। तो मेरे ख़्याल में ये एक ट्रैप भी हो सकता है उनकी तरफ से, और कारज़ाई साहब कहीं उस ट्रैप में ना फंस जाएं। दूसरी बात यह है कि मेरे ख़्याल में ज़्यादातर लोगों का और ख़ास तौर से मगरबी दुनिया का और पाकिस्तान का भी ये ख्याल है कि बड़ी हद तक अफ़गानिस्तान को कम से कम 5-6 साल 10 साल या कुछ अरसे के लिए तो बहुत ज़रूरी है फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस लेना, यानी इक़्तिसादी इमदाद और फ़ौजी इमदाद की ज़रूरत होगी। और अगर नहीं हुई इन लोगों की, इन ममालिक की हिमायत, ख़ास तौर से अमेरिका और नेटो की,
तो ये बहुत मुमकिन है कि जो इतनी अभी तक तरक्की हुई है और एक किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर सियासी लिहाज से भी और हर लिहाज से इक़्तिसादी लिहाज से भी वहाँ बना है, कहीं ये और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तनख्वाहें वगैरह सब देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी है कि इनसे ये जो इत्तेहाद है, ये जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ये बरकरार रहे। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो उसके काफ़ी मुज़िर असरात हो सकते हैं और फिर तालिबान गालिब हो सकते हैं कि पूरे इलाके पर तालिबान या और दूसरे वॉरलॉर्ड्स के साथ। सबसे तारीख की लंबी जंग थी अमेरिका के लिए, उसके बाद इनखला तो हो रहा है। अब सवाल सिर्फ यह है कि 2014 में उसके बाद 10,000 फौजी बाकी बचेंगे या मुकम्मल तकरीबन 1.5 लाख फौज थी सारी वापस चली जाएगी 2014 में। पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है, बेहतर क्या है? मेरे तो ख्याल में पाकिस्तान का तो सारा मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो मुस्तहकम रहे, इसलिए कि अफ़गानिस्तान जो है अगर वो मुस्तहकम नहीं होता तो उसके बहुत बुरे मुज़िर असरात पाकिस्तान पर भी होंगे, पाकिस्तान के कबायली इलाक़ों पर भी होंगे, वहाँ खाना जंगी होगी। तो इसलिए पाकिस्तान तो चाहता है कि एक तरीक़े से अमेरिका और जो नेटो के अफवाज हैं और ममालिक हैं वो यहाँ मुक़ीम रहें कुछ अरसे के लिए और इनकी सपोर्ट करते रहें, ताकि ये ना हो कि ये जो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है उन्होंने, एक ढांचा है हर लिहाज से, और हम समझते हैं कि उसकी जब तक इनकी इमदाद न रहे और हिमायत न हासिल रहे उस वक्त तक इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। कहीं ये ना हो कि वो बिखर जाए सारा मामला, और जो भी पेशरफ्त हुई है हर लिहाज से, सियासी लिहाज से, सिक्योरिटी के मामलात में अफ़गानिस्तान की अफवाज काफ़ी अब एक किस्म से फ़ाल हो गई हैं, तो वो तमाम चीज़ें बरकरार रखने के लिए और उनको बेहतर करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनको बैनुल-अक़वामी सतह पर हिमायत हासिल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया और दूसरे ममालिक की सपोर्ट हासिल हो। मैं समझता हूँ एक हद तक चीन भी ये चाहता है सपोर्ट तो यकीनन है, लेकिन तलत मसूद साहब ये भी कहा जा रहा है कि फौज सारी मुकम्मल तौर पर चली जाएगी, एक भी फौजी नहीं रहेगा, इसलिए कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी है तो ड्रोन के इस्तेमाल से हालात कंट्रोल रख सकेंगे, तालिबान का कब्जा होने से रोका जा सकेगा अफगानिस्तान में ड्रोन के जरिए। देखिए वो कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए ज़ीरो ऑप्शन ही करना हो, यानी मतलब ये कि पूरी तौर से इनखला हो जाए और एक भी सिपाही वहाँ ना रहे और बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ना हो, तो फिर जाहिर है अगर वो समझते हैं कि अभी भी यहाँ पनाहगाहें हैं और जहाँ से उनको ख़तरा है तो फिर वो ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और यही उन्होंने कहा भी है कि हम फिर ड्रोन्स के ऊपर बड़ा इन्हिसार करेंगे। लेकिन देखिए होगा ये कि ड्रोन्स के लिए भी उनको बेसिस चाहिए होंगी जो कि अफ़गानिस्तान से नज़दीक हों, और उनको इसमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है क्योंकि ड्रोन्स का भी एक रेंज होता है। यानी मतलब ये नहीं हो सकता कि आप अमेरिका से कोई ड्रोन्स इस्तेमाल करें, वो तो नज़दीक कोई इलाक़ा हो जहाँ उनकी बेसिस हों, वहाँ उसको मेंटेनेंस की जाए, उनको वहाँ से ऑपरेट किया जाए, इंटेलिजेंस के ग्राउंड पे सोर्सेज हों। ये तो तमाम चीज़ें उस वक्त ज़्यादा इसकी फैसिलिटी हो सकती है जब उनके ख़ुद के अफवाज वहाँ मौजूद हों। आखिरी सवाल तलत साहब ये फरमाइए कि अमेरिका इतना अरसा यहाँ पर रहा, क्या उसको अपने मकासद जो हैं वो वाकई हासिल हो गए हैं या हार हमें दोनों तरफ से नजर आई? जिस तरह कहा जाता है जंग में कोई ज्यादा हारता है कोई कम। जी मैं नहीं समझता कि उनके कोई भी ख़ास मकासद हासिल हुए हैं। ये ज़रूर है कि एक हद तक वो कह सकते हैं कि जो अलकायदा था और जो उसामा बिन लादेन है उसको उन्होंने कत्ल किया, उसके अलावा जो अलकायदा का ज़ोर था वो बिल्कुल कम हो गया है, बहुत हद तक कम हो गया है। तालिबान जो हैं उनके लिए इतना ख़तरा नहीं है, वो ख़तरा तो पाकिस्तान के लिए और दूसरे ख़ुद अफ़गानिस्तान के लिए हैं। यानी मतलब ये कि खाना जंगी वगैरह वहाँ हो सकती है जिसके मुज़र असरात पाकिस्तान और ख़ित्ते पर हो सकते हैं, वो उनको इसका ज़्यादा एहसास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके जो असल हदफ थे और जो मकासद थे वो तो ज़ाहिर है पूरे नहीं हुए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया तलत मसूद साहब, सीनियर दिफाई आपने हमें वक्त दिया। करज़ई, हामिद करज़ई का झुकाव अब तालिबान की तरफ है, अमेरिका से वो हाथ कर गए, लेकिन देखना यह है कि क्या तालिबान का मुकम्मल तौर पर कब्जा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी फाइनेंशियल सपोर्ट जारी रखें। क्या ऐसा होगा आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। परवेज मुशर्रफ साहब के वकला अपने हुनर के मोज़े ना दिखा पाए तो साबिक सदर को अदालत में पेश होना पड़ेगा, रास्ते कम पड़ते जा रहे हैं।
आज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से उनके वकला शरीफुद्दीन पीरजादा और अनवर मंसूर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में यकीनन कल गद्दारी केस की समाअत के हवाले से मुशावरत की गई होगी, जिसके बारे में परवेज मुशर्रफ की कानूनी टीम के जज्बाती रुकन अहमद रजा कसूरी का कहना है कल सरप्राइज देंगे जो मुल्क कौम के मफाद में होगा। मगर मुखालिफिन का कहना है कि परवेज मुशर्रफ के वकला अपने हुनर के मोजज़े नहीं दिखा पाए तो साबिक सदर को हर हाल में खुसूसी अदालत में पेश होना पड़ेगा, जिससे वो गुरेज बरतते आए हैं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के इस मुकदमे की दाग बेल वजीर आजम नवाज शरीफ के 24 जून के कौमी असम्बली में दिए गए बयान से पड़ी थी, जिसमें उन्होंने आइन शिकनी का मुकदमा चलाने का ऐलान किया। पाकिस्तान के आखिरी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक मामला करने का मसला दरपेश है, जिसने एक बार नहीं 2 बार आइन को तोड़ा और दोनों बार कोई नाम नहाद कौमी मसलियत नहीं बल्कि उसका ज़ाती मफाद इसका मुहर्रिक बना। मगर इसके बावजूद नवाज हुकूमत पर इस केस से नजरें चुराने के इल्जामात लगते रहे, क्योंकि वजीर आजम नवाज शरीफ के इस ऐलान के बाद खुसूसी अदालत कायम होते होते 5 महीने लग गए। परवेज मुशर्रफ की वकला खुसूसी अदालत के क़याम और इसमें शामिल जजों पर मोतरिज रहे, मगर कानून अपना रास्ता बनाता रहा। 24 दिसंबर 2013 को अदालत ने परवेज मुशर्रफ की तलबी का नोटिस जारी किया, मगर साबिक सदर पेश ना हुए। अदालत बुलाती रही मगर हुक्म की तामील ना हुई। 2 जनवरी को पेशी थी। मुशर्रफ साहब अपने फार्म हाउस से अदालत जाने के लिए निकले, मगर दिल का आर्जा उन्हें अस्पताल ले गया। 6 जनवरी को चौथी बार भी परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश नहीं हुए। 7 जनवरी और 16 जनवरी को भी अदालत उनकी राह तकती रह गई। इस दौरान 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से परवेज मुशर्रफ की नजरसानी की अपील भी खारिज हो गई। अगले ही दिन खुसूसी अदालत साबिक सदर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी और 7 फरवरी को हर सूरत पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस परवेज मुशर्रफ से अदालती वारंट की तामील करवा चुकी है। अब देखना यह है कि कल जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तरफ से क्या सरप्राइज आता है। अदालत में पेश हो गए तो क्या होगा, ना पेश होने पर अदालत क्या करेगी, इसी पर बात होगी। साथ हैं हमारे कानून जनाब सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा साहब, कल क्या हो सकता है? कोई ऑप्शन अब भी बचा है परवेज मुशर्रफ साहब के पास या नहीं? जाहिर तो यही लगता है कि कल वो अदालत में पेश होंगे, क्योंकि आज गालिबन सुप्रीम कोर्ट में उनका कुछ दरख्वास्त नहीं भी थी जो वारंट जारी हुए थे उसके हवाले से, लेकिन उसमें कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ नहीं हुई। अब या तो कल वो कोई ऐसा एक तिब्बी जवाज़ अदालत के सामने पेश करें, वो कहें कि जी रातों रात उनकी हालत बिगड़ गई है और ये मालिज की ओपिनियन है, वो अदालत आने के काबिल नहीं है। इसके सिवा मैं समझता हूँ उनको अदालत कल आना पड़ेगा। अब वो अदालत में आते हैं तो फिर क्या होगा, तो ये है कि फ़र्द जुर्म आयद हो जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनके वकला अब भी ये कोशिश करेंगे कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो। जो एतराज़ात उन्होंने अदालत के हवाले से उठाए हुए हैं, अदालत की तश्कील के तरीक़ाकार के हवाले से, अदालत में जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान शामिल हैं उनकी ज़ात के हवाले से, उनकी कोशिश ये होगी कि कल इन एतराज़ात में वक्त गुजारा जाए, अदालत से इस्तदा की जाए कि पहले इन एतराज़ात का फ़ैसला किया जाए और उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की बात की जाए। तो मुमकिन है, मुझे नज़र ये आता है, इम्कान गालिब ये है कि कल वो पेश होंगे, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद होने से वो बचने की कोशिश करेंगे। अगर वो कल भी पेश नहीं होते, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई रिपोर्ट ऐसी आ जाती है, तो जब तक वो पेश नहीं होते इसी तरह मुकदमा रुका रहेगा या आगे चल सकता है? जब तक मुलजिम पेश ना हो मुकदमा आगे नहीं चल सकता। देखिए, फ़र्द जुर्म मुलजिम की मौजूदगी ही में लगाई जाती है आम तौर पे, और अदालत अब तक यही कोशिश करती रही है कि उनको अदालत में पेश करवाया जाए ताकि उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो सके। उसके बाद हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जा सकता है। हालांकि वो भी कोई बहुत रूटीन बात नहीं है, लेकिन अदालत अगर समझे तो इस्तिस्ना दे सकती है। लेकिन फ़र्द जुर्म के हवाले से आम तौर पे ये ज़रूरी समझा जाता है कि मुल्ज़िम अदालत के सामने पेश हो। ये बताइए कि अगर परवेज मुशर्रफ साहब कल पेश नहीं हो सकते तो क्या कोई इनको सज़ा मिल सकती है? जो ज़र ज़मानत है 25 लाख रुपया वो जब्त हो जाएगा, क्या होगा? या अगर रिपोर्ट आती है तो फिर एक दफ़ा फिर रियायत मिल जाएगी? देखिए, अगर तो कोई तिब्बी रिपोर्ट आती है तो फिर तो रियायत मिल सकती है, वरना अदालत हुक्म दे सकती है कि ज़मानत जब्त की जाए और उनके नॉन बेलेबल जो वारंट हैं वो जारी किए जाएं ताकि उनको हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया जाए। मुझे उम्मीद है कि बात यहाँ तक नहीं पहुँचेगी,
और जो हैरानी की जो नवीद हमें दी गई है वो यही होगी कि वो खुद अदालत में पेश हो जाएंगी। मराहिल अब क्या बाकी रह गए हैं? ये खुसूसी अदालत में मुकदमा चल रहा है, इल्ज़ाम बड़ा संगीन है गद्दारी का, इसमें उम्र कैद या सजाए मौत भी हो सकती है। क्या मराहिल होंगे आगे? देखिए, पहला मरहला तो यही है कि फर्द जुर्म आयद होने के अलावा कि जो अदालत के हवाले से एतराज़ात उठाए गए हैं उन एतराज़ात का फ़ैसला हो। एक एतराज़ ये है कि अदालत की तश्कील में सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया गया, सुप्रीम कोर्ट को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। एक ये एतराज़ है। दूसरा एतराज़ जज साहिबान की शख्सियत के हवाले से है। ये कहा जा रहा है कि तासुब का कोई अंसर शामिल है। लिहाजा इन दो एतराज़ात पे फ़ैसला होना मैं समझता हूँ ज़रूरी है, और उस फैसले के बाद गालिबन अपील होगी। वो अपील हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो। जब वो तमाम मराहिल तय हो जाएंगे तो फिर बाज़ाब्ता कार्रवाई, गवाही की, शहादत की, जिसको हम ट्रायल कहते हैं सही मानों में, वो हो सकती है। और एक दफ़ा ट्रायल शुरू हुई तो फिर मैं समझता हूँ मामला शायद बहुत देर ना ले और बात अपने हतमी अंजाम तक जल्दी पहुँच जाए। लेकिन उस मरहले से पहले ये जो एतराज़ात का मरहला है, इसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन इसी बात पर जो प्रोसिक्यूटर अकरम शेख, उन्होंने कहा कि कोई हुक्म इम्तनाई नहीं आया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये नीचे मुकदमा उसी तरह चलेगा। जो एतराज़ात हैं अगर वो ले जाते रहे सुप्रीम कोर्ट तो ये मुकदमा नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। अगर हुक्म इम्तनाई नहीं आता किसी आला अदालत की तरफ से तो ये जो खुसूसी अदालत है वो कार्रवाई जारी रखेगी। लेकिन खुसूसी अदालत को खुद पहले फैसला करना है। जो दो एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं उनके हवाले से पहले खुसूसी अदालत को खुद फैसला करना है। उस फैसले में भी ज़ाहिर है कुछ वक्त लगेगा। बहुत मुश्किल है ये सवाल कि कितना वक्त लग सकता है इस तरह के केस में। खुसूसी अदालत में है, गद्दारी का मुकदमा इस तरह से पहली दफ़ा चल रहा है। आपका क्या अंदाज़ा है कितना अरसा लगेगा कोई फैसला होने में? देखिए, ये एतराज़ात का मरहला अगर गुजर जाता है तो उसके बाद जो इस्तगासा है उनकी तरफ से तो यही इशारा दिया जा रहा है कि बहुत लंबी चौड़ी गवाही उन्हें पेश नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है जुलाई 2009 का, उस फैसले पर इन्हिसार किया जा रहा है। और जो दायरा रखा गया है मुकदमे का वो महदूद रखा गया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ही उसमें नामज़द मुल्ज़िम हैं। लिहाजा इस हवाले से देखा जाए तो इस्तगासा की तरफ से बहुत देर नहीं लगेगी। लेकिन दिफा की बिल्कुल ये कोशिश होगी कि 50 बल्कि सैकड़ों गवाह पेश किए जाएं ताकि मामले को तूल दिया जा सके। अब ये देखना है अदालत क्या इजाज़त देती है तमाम गवाहों की या नहीं। सही, देखते हैं कल सरप्राइज भी क्या आता है। बहुत शुक्रिया सलमान अकमल राजा साहब, आईनी का आपने हमें वक्त दिया। एक दफ़ा ट्रायल बाकायदा शुरू हो गया, फर्द जुर्म आयद हो गई तो उसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा फैसला आने में। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। अमन सलामती से महरूम खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन आज भी जरखेज है। आंखों से महरूम नौजवान कमालात दिखा रहा है, हैरान रह जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन से वैसे तो अमन और सलामती एक अरसे से रूठ चुकी है। शायद ही कोई शाम हो जब इस सरजमीन पर बारूद की बू ना फैली हो, कहीं से कोई नौहा ना बुलंद हुआ हो। कभी कोई यतीम हुआ तो कहीं कोई बेवा हुई, किसी का बेटा, किसी की माँ। गर्ज रंजो अलम की फजा मुद्दतों से दिलो जान को रेजा रेजा कर रही। इसके बावजूद कुछ लोग आफतों की ऐसी घड़ियों में हवा का ताज़ा झोंका होते हैं। एक ऐसा ही ताज़ा और महकती हुई हवा का झोंका है हाफिज मोहम्मद इकबाल अदरेल। एक नाबीना जो बचपन से लड़कपन तक कभी स्कूल नहीं गया, मगर सिर्फ चंद माह की मेहनत से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेता है। इंटर में कॉलेज टॉप किया और इस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में मास्टर कर रहा है। इसकी शख्सियत के बहुत से पहलू आपको हैरान कर देंगे। आइए बात करते हैं बुनेर के हाफिज मोहम्मद इकबाल से। माई नेम इज़ मोहम्मद इकबाल। बाय द वे आई एम बाय बर्थ ब्लाइंड। मैं जिस गांव में रहता था वहाँ बसारत से महरूम अफराद के लिए कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा इदारा नहीं था कि जहाँ वो मैं पढ़ने के लिए जाता। इत्तेफाकन मैं एक रेडियो का प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें एक साहब स्पेशल एजुकेशन या खुसूसी अफराद के लिए जो तालीम होता है उसके बारे में बता रहा था। मैंने उनको फ़ोन किया
उसने कहा बेटा आपका उम्र कितना है? मैंने कहा 18 साल। कह रहे थे 18 साल की उम्र में आप आओगे, किस तरह पढ़ना है? मैंने कहा सर मुझे आप नर्सरी की क्लास में बैठाओ लेकिन पढ़ना मैंने ज़रूर है। और उसकी मेहनतों से मुझे ये मौका मिला कि मैं एक ही साल में मैट्रिक मैंने अपनी कर ली और उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया। कॉलेज में ऐसी प्रॉब्लम जो कि जिस शहर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पर बहुत हालात ख़राब हो गए। मैंने अपनी तालीम पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे जो रिकॉर्डेड कैसेट रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में हमारे लिए वो बुक्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम पढ़ते हैं। ब्रेल के अलावा मैं उससे सुनता था। मैंने अपनी तमाम तर बुक्स को पढ़ने के बाद जैसे मैंने सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी और रिज़ल्ट आ गया तो मैंने अपनी कॉलेज को टॉप किया था और मैंने ज़िंदगी में स्टेप्स उठाए। पहले मैं कराची गया, वहाँ से ट्रेनिंग्स हासिल की, कंप्यूटर ट्रेनिंग हासिल की। कंप्यूटर में मैंने 97 मार्क्स आउट देन 100 मेरे आए थे और टेलीफोन ऑपरेटिंग में मेरे 80s में आया था ए ग्रेड। फिर सवात में आया। ऑन द फील्ड एज अ सोशल वर्कर मैंने काम शुरू किया, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ खुद मैंने काम शुरू किया और उन लोगों तक पहुंचा उसको पता नहीं था कि हमने एजुकेशन हासिल करना कैसे हैं। जिस फैमिलीज में गया वो मुझे पहले सवाल करते थे आप मेरे बेटों को क्या दोगे? बहुत अफसोस के साथ कहता था कि शायद खुदा जिंदगी देता है और मैं उसकी जिंदगी में उसको खुद इत्तेमादी और उसको जो जिंदगी है बसर करने की वो ताकत देना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे लिए एजाज की बात ये कि मुझे खुदा ने अपने कलाम का हाफिज उन लोगों में से चुना जो कि हिफ्ज कर चुके हैं। 2011 में मैंने एक प्रोग्राम अरेंज किया इम्पावरिंग विजुअली इम्पेयर्ड टाटा के नाम से। मैंने तकरीबन 30 ब्लाइंड बंदों को जो कि इस कैफी के हैं उनको मैंने पढ़ाया, बल्कि मैंने ये भी किया कि जिस पर साइंस अभी तक हैरान है। साइंस ये कहता है कि एक डेफ एंड डम्ब बंदा उसका टीचर ब्लाइंड बंदा नहीं हो सकता। मैंने जॉज इंस्टॉल की ब्लाइंड के लिए, जॉब एक्सेस विद स्पीच ये एक एब्रिविएशन है। उसको इंस्टॉल करने के बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखता था। वही डेफ एंड डम्ब लेडी जो मेरी स्टूडेंट थी वो उनको स्क्रीन पर रीड आउट करती थी और जो उनको मसला होता था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही में लिखती थी और मैं उसको जॉज के जरिए पढ़ता था और इसकी वजह से उसकी और मेरी कम्युनिकेशन प्रूव हो गई और मैंने उनको पढ़ाया। इनके अलावा मैंने नाथखानी भी की और सिंगिंग भी की। क्रिकेट कमेंटेटर मुझे अवार्ड्स मिले, क्रिकेट में भी मैं आया। आई हैव 14 सेंचुरीज इन 1650s एंड डोमेस्टिक एंड आई हैव आल्सो 1 डबल 100 मेरे करियर का हिस्सा है। सोशियोलॉजी को सेलेक्ट करने का एक ही वजह था, बल्कि एक ये जो बसारत से महरूम या किसी भी दूसरी माजूरी का शिकार हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना, लोगों को दिखाना कि वो भी माशरे का हिस्सा हैं। मैं दो चीज़ों का बहुत मशहूर हूँ, मीडिया का और एक अपने अब्बू का जिसने अपने महदूद वसाइल में शायद अपने बच्चों को तो बहुत कुछ दिया लेकिन शायद इकबाल को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा है। एक गुजारिश यहाँ पर मैं सिर्फ करना चाहूँगा कि अगर मुझे सोसाइटी थोड़ा सा सपोर्ट कर ले और मुझे मौका दें और उसका रिजल्ट भी मुझसे मांगे, वो रिजल्ट उनके सामने होगा, वो रिजल्ट सारी दुनिया के सामने होगा। थैंक यू। हमारे लिए एजाज़ आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद इकबाल अदरेली। हाफिज साहब, क्या कहाँ से मैं शुरू करूँ? यकीन जाने बहुत खुशी हो रही है। हमने सोशल मीडिया पर जब भी आपके बारे में रिपोर्ट देखी तो हमें यकीन नहीं आया, इतनी अचीवमेंट्स आप कर चुके हैं। सबसे पहले बताएं आप आजकल क्या कर रहे हैं, क्या मशागिल हैं आपके? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया समा की टीम का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म से बात कर सकूं। अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं तो इस वक्त इसी प्रोग्राम में जो मैंने इस वीडियो क्लिप में भी बताया है कि सोशियोलॉजी BS मेरा जा रहा है और 6 सेमेस्टर अभी शुरू होने को है। 10वीं तारीख से इंशाल्लाह इस 6 सेमेस्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये फरमाइए कि मुझे तो 10 साल लग गए, पहली जमात से लेके 10वीं तक मैट्रिक वो भी बड़ी मुश्किल से किया और मेरे से और न जाने कितनी मुश्किल से करते होंगे 10 साल में ये काम। 1 साल में आप मैट्रिक तक पहुँचे गए, किस तरह? मैं अगर बताऊं तो ये एक बहुत अजीब सा मतलब एक दौर है जब मैं इसको फिर मतलब ख़ुद एक रिवाइज़ करके या जब कैसेट को रिवाइंड करते हैं और उसको देखते हैं तो मुझे भी ख़ुद भी यकीन नहीं हो रहा कि काम कैसे हुआ। लेकिन कुछ लोगों की मेहनतें या कुछ लोगों की कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन ऐसी थी जिसने यकीनन इस काम को मुमकिन बनाया। इसमें मेरी टीचर ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं और उससे पहले मेरे फादर जिसने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि यू कैन डू इट। और उसके बाद जब मैं 18 साल में, यकीन करें जब आप 5 साल या 6 साल के बच्चों के साथ नर्सरी की क्लास में होते हैं तो वही एक सिचुएशन जो कि आपको कंपेल करती हैं कि नहीं आपने आगे बढ़ना है, वरना इस 6 और 7 साल के स्टूडेंट के साथ आप किस तरीके से
तो वो एक सिचुएशन थी जिसने मुझे कभी रात को सोने नहीं दिया फिर, और यही वजह है कि फिर 1 साल में मैट्रिक का मैंने एग्ज़ाम दिया, और स्कूल वाले जो थे उन्होंने मुझे प्रमोशन टेस्ट लिए, और ये सिलसिला आगे चलता रहा, और 1 साल में मैट्रिक का ये जो सिलसिला है वो ख़त्म हुआ। तो ये एक ऐसा प्रोसेस तो है ऐसे करें जैसे बड़ी आसानी से ये हो गया, 1 साल में 10 साल की पढ़ाई आपने मुकम्मल की, इंटर में आपने टॉप कैसे कर लिया, किस तरह इम्तिहान देते रहे आप? ये एक ऐसा स्टेप था कि मैं वहाँ पर जब एग्ज़ाम दे रहा था ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन में, या जो विजुअली जो बसारत से महरूम अफराद के लिए जो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ पर मुझे फ़ील हुआ कि यहाँ पर मैं सेट नहीं हूँ, कंपैटिबिलिटी नहीं है, या मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे पढ़ने के काबिल एक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन बनाई जा रही है वो एक डिफरेंट साइकी, एक डिफरेंट नफ्सियात बनाए जा रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड के सोसाइटी से अलग करने के लिए, या उनको कुछ और चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो मैंने अपना चैनल ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया और मैं नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आया। मुश्किलात रही, मैंने कहा किस तरीके से अडॉप्ट करोगे इस चीज़ को, लेकिन फिर जहन में आइडिया है कि हाँ, आप अगर अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करोगे और घर में आप पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है, उनकी कैसेट्स जो रिकॉर्ड कैसेट्स हैं उनसे अगर आप अपनी तालीम को जारी रखोगे तो ये एक ज़रिया हो सकता था। और बाकी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि दैट इज़ अप टू 2007 जब मैं 18 साल का था तो बहुत कुछ अलग महसूस हो रहा था, तो अपना इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो इसी वजह से ये कॉलेज में टॉप करना। अब ये थोड़ी सी एक स्टोरी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। जब मेरा एग्ज़ाम आया था, रिज़ल्ट आया था, तो मैं सो रहा था उस वक्त, तो मेरे अब्बू आए, आपने बहुत कम मार्क्स लिए। मैंने कहा कैसे? कह रहे आपने बहुत कम मार्क्स लिए हैं, 669। मैंने कहा उफ, मैंने तैयारी और 669। लेकिन जब मैं दूसरे दिन DMC लेने चला गया अपने कॉलेज, तो वहाँ पे 669 अपने मतलब टॉप ही थे एंटर में। तो मैंने अपने अब्बू से कहा कि 669 बट इट इज़ टॉप, तो वो भी काफ़ी हैरान हो गए और दूसरे दिन वो खुद चले, उन्होंने कंफर्म किया। आप पढ़ाते भी हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। मुझे बताएं, जो लोग बिनाई जिनके पास होती है, आप तो पैदाइशी नाबीना थे, जिन लोगों के पास सब कुछ है वो भी मायूस हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं आप उनके लिए? मायूसी हमेशा मैंने जो देखी है लोगों में, वो सिर्फ ये कि बात से होती है, और वो ये कि एक ही चैनल को पकड़ के अगर एक चैनल पर आप मतलब नहीं जा पाओगे तो उसके बाद जो है ना आप मायूस हो जाते हो। मेरे ख़्याल में आप मायूसी उस वक्त होती है जब आप एक चैनल को पकड़ते हो। मेरे ख़्याल में अगर आप एक चैनल पे कामयाब नहीं होते, यू हैव टू एडॉप्ट, और आप ये सिर्फ समझने की कोशिश करें कि आपकी कोशिश ही नाकाम थी। एक मरतबा फिर ट्राई करें चैनल चेंज करके, और यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपका पास्ट का तजुर्बा है, वो आपको बहुत कुछ दे चुका होता है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात, मुल्क के हालात भी हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हालात इतने मुश्किल हैं अमनो अमान के, इस दौरान आपको तकलीफ होती है, कुछ मुश्किलात का सामना रहता है, कैसे ज़िंदगी गुजारी आप? वेल, ये जो क्वेश्चन है इसका अगर मैं आंसर दूं तो ये अपनी ज़ाती लाइफ से अगर हट कर कलेक्टिव लाइफ की बात की जाए और खैबर पख्तूनख्वा के हालात को सामने रखा जाए, तो कभी कभार जब मैं अकेला होता हूँ और तन्हा सोचने लगता हूँ, तो मैं बहुत मुश्किल से सोचता हूँ कि क्या मैं ख़ास तौर पे इस चीज़ में, ये सिस्टम में नेक्स्ट डे परफॉर्म कर सकूँगा, या तो बहुत मुश्किल सा लगता है। लेकिन फिर एक चीज़ आपके जहन में आपके आती है कि नहीं, मेरे ख़्याल में अगर कोशिश की जाए तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, और इसमें काम किया जा सकता है। तो हालात मुझे बहुत ज़्यादा आसानी इस वक्त फिर हो जाती है कि जब मैं कोई दूसरा मायूस बंदा मुझे मिलता है, और जब आप उसके ख़ुद कोशिश करते हो कि आप नहीं इस तरह करो, इस तरह करो, और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, तो आप कहते हो हाँ, ये एक ज़िंदगी है। अगर ये मायूस बंदा अभी चैनल पर आ गया आपकी वजह से, यू कैन डू इट अलॉट। तो इसी वजह से फिर ये सिलसिला जारी मेरे पास वक्त कम रह गया है। हाफिज़ इकबाल, ये बताइए कि हमारे लिए आपका क्या पैगाम है, देखने वालों के लिए आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकें हम आपके? अगर पैगाम की बात की जाए तो मैं यकीनन मीडिया इस हवाले से जो चैनल है बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। इतनी फाइंडिंग्स करवा के पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा टैलेंट मौजूद है, उन टैलेंट को सामने लाकर उनको एक्सप्लोर करना है, और ये जो मायूस तबका है उसको एक मरतबा फिर जगाना है, और ये हो सकता है।
क्योंकि अगर आपकी मोटिवेशन सही तरीके से पहुंचाओगे, अगर आप लोगों को मोटिवेट करोगे, तो एक मरतबा फिर उसके अंदर जो है ना ज़िंदगी आ जाती है। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, दैट इज़ ओनली सोशल वर्क एंड, और मैं कौम का खिदमत करना चाहता हूँ अपनी कैपेसिटीज़ और अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक। अल्लाह ताला आपको और बहुत कामयाबियाँ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमें बड़ी खुशी है, हमारे लिए बड़ा फ़ख्र है। हाफिज़ मोहम्मद इकबाल अदरेली हमारे आज के खुसूसी मेहमान थे। चमक खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है, उम्मीद की पाकिस्तानी किरण है, हम सब के लिए एक बहुत ही मोटिवेशन का ये सबब हैं और अल्लाह ताला इनको और कामयाबियाँ दें। और मैं समझता हूँ उनके नक्शे कदम पर और नौजवानों को भी आना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।